नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। आप हेडलाइन सुनिए। भारत में भी कम वेतन वाले ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत। दैनिक भास्कर। भरोसे की कूटनीति। जनसत्ता। तनाव से मुरझाती मानसिक सेहत। ज्योति सिडाना। भारत के सिद्धांतों का विस्तार। राष्ट्रीय सहारा। सरकार की शक्ति। कार्यस्थलों पर मन मुताबिक माहौल बनाने की जरूरत। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। भारत में भी कम वेतन वाले कर्मचारियों की जरूरत। दैनिक भास्कर। ट्रंप ने भारी भरकम अफसरशाही को छोटा करने का कदम उठाया। उद्योगपति इलोन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिफिशियंस डोगे के मुखिया होंगे। मस्क की प्रशासनिक क्षमता इस बात से आंकी जा सकती है कि ट्विटर खरीदने के तत्काल बाद उन्होंने 75% छटनी की, फिर भी संस्था यथावत चल रही है। अमेरिका में कुल सरकारी कर्मचारी 2.20 करोड़ हैं। इसमें करीब 30 लाख केंद्रीय कम है, यानी प्रति 1000 आबादी पर करीब 170 कर्मचारी हैं। इसके मुकाबले भारत में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 35 लाख है और देश में कुल सरकारी कर्मचारी लगभग 1.5 करोड़ हैं, यानी प्रति 1000 आबादी पर 11 कर्मचारी हैं। बिहार जैसे राज्य में यह अनुपात मात्र 3.2 है। चीन, ब्राजील, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे में प्रति 1000 आबादी पर क्रमशः 57, 111, 114, 138 और 159 सरकारी अमला है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरसंरचना में केंद्र की भूमिका काफी बड़ी होती है। साथ ही किसान गरीबी उन्मूलन भी उसी के जिम्मे होता है। कर्मचारियों का अनुपात कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्मचारियों पर खर्च में भारत का शुमार सबसे ज्यादा वेतन वाले देशों में है। भारत को कम वेतन वाले ज्यादा कर्मचारी चाहिए। भरोसे की कूटनीति। जनसत्ता। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही कवायद के जरिए भारत चीन संबंधों में नया आयाम हासिल किया है। दोनों देश लगभग 5 साल के अंतराल के बाद सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द बुलाने वाले हैं। साथ ही दोनों देशों में सीधी उड़ान बहाल करने और मानसरोवर तीर्थ यात्रा द्वारा शुरू करने को लेकर सहमति बन रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की मदद मिली है। अब यह भरोसा बहाल करने के आगे कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों के बीच जो मुद्दे अरसे से लंबित हो रहे हैं, मसलन सीमावर्ती नदियों के आंकड़ा साझा करने से समेत आपसी सहयोग बढ़ाने के तमाम विषयों पर बातचीत शुरू की गई है और प्रकृति संतोषजनक है। असल में चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का असर रूस और दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष लगातार बना हुआ है, जिसमें रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए भारत से उसके मजबूत रिश्ते अहमियत रखते हैं। चीन की भारत की तनातनी के कारण यह समीकरण कारगर नहीं हो पा रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने पहल की और भारत चीन के रिश्तों में आई खटास को दूर होनी चाहिए। अमेरिका इस तनाव का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था। जब से चीन के साथ भारत के संबंध कुछ मधुर होने शुरू हुए, अमेरिका की प्रतिक्रिया का भारत के कूटनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। रूस के साथ भारत की नजदीकी से वह खफा है। अभी अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाए हैं कि वे रूस को मदद पहुंचा रही थी। हालांकि भारत ने अपने रिश्ते को संतुलन बनाए रखा है। रूस के साथ अपने रिश्तों में किसी तरह की खटास नहीं आने दी है और अमेरिका में भी नजदीकी बनाए रखी है। भारत की आर्थिक हैसियत लगातार बढ़ रही है। वैश्विक दक्षिण दोनों देशों के लिए भरोसेमंद साझीदार बन रहा है। इस कारण कोई भी ताकत भारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। चीन का बड़ा व्यापार भारत के साथ है, वह उसे किसी भी रूप में गंवाना पसंद नहीं करेगा। भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा कवायद से तमाम समस्याओं पर स्थायी समाधान की उम्मीद की जा सकती है। मानसरोवर तीर्थ यात्रा शुरू होने तक भारतीय श्रद्धालु अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सीधी उड़ान सेवाओं से विद्यार्थियों और पेशेवरों की राहत मिलेगी। हालांकि सवाल अभी भी है कि चीन सबसे ताजा रुख पर कब कायम रह पाता है। तब वह अपनी विस्तारवादी नीतियों से तौबा नहीं करता। उससे किसी भी मदद पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं है। समझना होगा कि भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, वे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं। वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों पक्षों में अतीत में दिखाया है कि मजबूत आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क में सीमा बाधा नहीं बनते। अतीत में व्यापार संबंध जबरदस्त ऊंचाई पर रहे, लेकिन निवेश, यात्रा और वीजा सहित कई क्षेत्रों में संबंध टूट गए। उनकी बहाली की कवायद स्वागत योग्य है। संबंधों में भरोसा बहाल और स्थायी हो तभी बात बनेगी। तनाव से मुरझाती मानसिक सेहत। ज्योति सिडाना। मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की स्थिति से है, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को मनोदशा
सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव होता है। वे जीवन के समान तनावों को दूर कर सकते हैं। यही नहीं, प्रत्येक स्थिति में उचित निर्णय ले सकते हैं और समाज के विकास में सहायक हो सकते हैं। मगर आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग के तीव्र विस्तार के बाद से हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब चुनौती मिल रही है। आज लगभग हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर मानसिक अस्थिरता, तनाव, कुंठा और निराशा का सामना करता आता है। यह अवश्य है कि जिनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में यह सामने आया है कि वर्तमान समय में भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह संस्था द लेसेंट साइकियाट्री कमीशन के अनुसार 19 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों से सेवन जैसी स्थितियों से पीड़ित हैं। इस साल के मध्य में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी काम करने वाली 26 वर्षीय युवती ने काम के अत्यधिक दबाव में कारण आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले चेन्नई स्थित एक अन्य कंपनी में काम करने वाले 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक और घटना में मैकिसे एंड कंपनी के 25 वर्षीय एक युवा कर्मी ने मुंबई के बडाला इलाके में काम से अधिक दबाव के कारण अपनी आवासीय परिसर में 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। सोचने की बात है कि मनचाहा करियर और उच्च वेतन पाने के बाद भी युवा पीढ़ी खुद को समाप्त करने के क्यों तैयार हो जाती है। संभवतः इंजीनियर, मेडिकल तथा प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 6-7 लाख खर्च करने के बाद युवाओं को लगता है कि अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के बाद जीवन संवर जाएगा और उन्हें भविष्य में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर भी वे अपना मनपसंद जीवन जी सकेंगे। ऐसा वे अपने बड़ों को सुनते ही रहते हैं कि पढ़ाई में कुछ सालों की मेहनत से उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा और उच्च स्तरीय जिंदगी भी जी सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जिंदगी ऐसा ही होता है या सपने बिखर जाते हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिवाद आर्थिक या सुरक्षा से उत्पन्न हुई अस्थिरता तथा भय एवं असंतोष का मनोविज्ञान ऐसा कारक है जिससे विभिन्न समाजों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में असमान व असंतुलित विकास को उत्पन्न किया गया है। आज हम जिस उपभोक्तावादी, पूंजीवादी और तकनीक से लैस होते समाज में जी रहे हैं, उससे सामूहिकता का भी स्थान व्यक्तिवादी ने ले लिया है। या कहें कि इतना अधिक आत्म केंद्रित हो गया है कि परिवार और मित्रों से अलग थलग होकर अपरिचित होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप वह इतना असुरक्षित और एकाकी बनता जा रहा है कि निराशा और तनाव का आसानी से शिकार होने लगा है। आज की युवा पीढ़ी भी चारित्रिक विशेषताओं को संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। किशोर पीढ़ी बिना किसी की परवाह किए, बिना कोई रोक टोक से स्वतंत्रता से रहने, घूमने तथा अपनी पसंद की जीवन शैली अपनाने को दिखावे के उपभोग की संस्कृति में विकास करती है। जब कभी अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों को जीवन के यथार्थ का सामना करने के लिए कहते हैं तो वे शांत रहो या बी कूल जैसे जुमले बोलकर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी जिंदगी को यथार्थ जीने के लिए नहीं बल्कि उच्च महत्वाकांक्षा जैसे ऊंचे दर्जों की नौकरियां, भारी भरकम वेतन और उच्च ब्रांड वाली जीवन शैली जीने के लिए जीती हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि काम को अत्यधिक दबाव के कारण भविष्य में इस लायक नहीं रहते वे अपने अर्जित किए गए धन और संस्थानों का उपभोग कर सकें या आनंद उठा सकें। संभवतः नई पीढ़ी यह नहीं जानती कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। क्या भौतिक संपन्नता, उच्च वेतन और ब्रांड वाली वस्तुओं का उपभोग करना ही खुशहाली का प्रतीक है? इस पर सभी को विचार करना चाहिए। अगर परिवार, मित्र और समूह के बिना केवल वस्तुओं के साथ खुशहाल जीवन जिया जा सकता है तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी की श्रेणी में रखना उचित नहीं कहा जा सकता। जीवन के स्थान पर मृत्यु का विकल्प चुनना साहस नहीं कहलाता है। आज के दौर में किसी का जीवन संघर्ष या चुनौती रहित नहीं हो सकता, लेकिन इनका सामना करना, समाधान निकालना सीखा जा सकता है। भारत के सिद्धांतों का विस्तार। राष्ट्रीय सहारा। ब्राजील के रियो द जेनेरियो में हुए G20 के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने बहुत सी उम्मीदें से जोई थी, लेकिन दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में सम्मेलन को बहुत अधिक मानवता के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सम्मेलन के बाद संयुक्त
बेवक्त जारी हुए। इसमें युद्धरत गाजा के लिए अधिक सहायता और पश्चिमी एशिया एवं यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है। आशा बंधी थी कि दुनिया के नेता कूटनीति और वार्ता के जरिए गाजा और यूक्रेन के युद्ध समाप्त करने की दिशा में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान परस्पर विरोधी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि बीच का कोई रास्ता खोजने की संभावना बहुत कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का G20 का आदर्श वाक्य थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। लेकिन हकीकत यह है कि धरती बटी है तो परिवार में कलह और महत्वाकांक्षी के कारण समान भविष्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के विकासशील और अर्ध विकसित देश सबसे अधिक प्रभावित हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के नेता युद्ध रोकने की बजाय हथियारों की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन संघर्ष को रोकने के पक्ष में है, लेकिन पश्चिम एशिया में इसराइल को अधिक समर्थन देने तथा चीन के खिलाफ सख्त आर्थिक तथा सैनिक रवैया अपनाने के समर्थक हैं। ऐसे में संयुक्त वक्त में युद्ध समाप्त करने का आह्वान मात्र औपचारिकता है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने भूख और गरीबी से लड़ने के अभियान का आह्वान किया। इस अभियान को पहले ही करीब 80 देशों का समर्थन हासिल हो चुका था। जाहिर है कि सम्मेलन की यह बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस अभियान का बीज भारत में ने पिछले साल G20 के अध्यक्षता करते हुए रोपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल्ली शिखर सम्मेलन में खास सुरक्षा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों का विस्तार बताया। सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को आदर्श, तकनीकी और रचनात्मक बनाने के लिए मिशन शुरू किया है। सरकारी नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मयोगी परीक्षा पास करनी होगी। कर्मयोगी प्रमाण पत्र न पेश करने वालों को तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करते। नए भारत के अनुरूप कैबिनेट ने सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी थी, जिनके अनुसार सिविल सेवाओं में भर्ती के बाद सुधार लाने और कर्मचारियों हेतु मिशन कर्मयोगी मानव संस्थान विकास कार्यक्रम शुरू करना था, ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। वर्तमान कार्य संस्कृति को समाप्त कर राष्ट्र के दृष्टिकोण केंद्र सरकार की आकांक्षा तथा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य मंच द्वारा प्रशिक्षित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। सरकार ने आई गोट नाम का पोर्टल तैयार किया है, जिसमें रिकॉर्डेड पाठ्यक्रम है जिन्हें कर्मचारियों को सुनना है। इन पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के बाद उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करें। सार्वजनिक नीतियों को सबसे निचले स्तर पर लागू करने और नियम आधारित प्रणाली के परंपरागत होने की आकांक्षा पर खरे उतरने की जिम्मेदारी सलीका प्रदान करने के प्रति दायित्व बढ़ता जा रहा है। सरकार की मंशा जनता को सरकारी कामकाज में आने वाली अड़चनों को दूर करना है, ताकि अब तक जारी आलफीताशाही समाप्त हो सके। सरकारी कर्मचारियों के टालू रवैये और नागरिकों को नियमित कामों में आने वाली दिक्कतों से निजात मिल सके। याद रखिए, जब सरकारी कामकाज में कंप्यूटरीकरण की योजनाएं लागू होने की बात हुई थी, तब भी महकमे कर्मचारियों ने को नानुकुर किया था। इन्हें फाइलों के ढेर और कागजों के काम करने की आदत जो पड़ चुकी थी। सरकार को वेतन रोकने जैसी सख्त हिदायत इसलिए देनी पड़ी होगी कि अमूमन कर्मचारी जैसे आदेशों पर ढुलबुल रवैया अपनाते हैं। सरकारी नीतियों को असहमति के बावजूद कर्मचारियों के कामकाज को सुगम बनाने और नागरिकों के लिए पारदर्शी और स्पष्ट नियमों का अनुसरण करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। कार्यस्थलों पर मन मुताबिक माहौल बनाने की जरूरत। हिंदुस्तान हर्ष मारीवाला, उद्यमी व कारपोरेट विशेषज्ञ। मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने की जिम्मेदारी कंपनियों पर है। इसके लिए ऐसी दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाने की जरूरत है जो कर्मचारियों की बेहतर मानसिक सेहत को कंपनियों के ढांचे का हिस्सा बना दें। ऐसी सक्रिय कार्य संस्कृति विकसित करने की जरूरत है जो काम करने वालों के मुफीद हो। नीति और संस्कृति अलग अलग है। नीति काम करने के समय को लचीला बना सकती है और लचीलेपन में गहराई ना हो। अधिकारी अगर उसे अपनी कार्य संस्कृति में ना उतारे तो कोई लाभ नहीं। टीम लीडर नियमित रूप से देर तक काम करते हैं तो टीम के सदस्यों के लिए कार्य और जीवन में संतुलित बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब नीति बनाना और उसे कार्य संस्कृति में उतारना जरूरी है। कुछ समुदाय जैसे विकलांग, LGBTQI, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक कार्यस्थल पर ऐसे भेदभाव का सामना कर सकते हैं जो अन्य लोग नहीं करते। ऐसे हमें एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जो समावेशी, लचीली, सहानुभूतिपूर्ण और विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुकूल हो।
अपनेपन की भावना प्रेरणा को बढ़ावा देती है और परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है, जो काम करने में लोगों की मदद करके उनके बीच जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक सक्रिय टॉप रोटेशन भी कर्मचारियों को नया अनुभव व सीख देता है और काम से संबंधित तनाव को भी कम करता है। ध्यान रखने की बात है कि सप्ताह में कार्य घंटों का 40 से ज्यादा होना प्रति उत्पादक होता है, खासकर वहां जहां कार्यस्थल पर पहुंचने में घंटों लगते हैं। कंपनियों को यह समझना चाहिए कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य नेतृत्व से शुरू होता है। एक समावेशी भेदभाव मुक्त वातावरण तैयार करके और उचित आवास व मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए नीतियां लागू करके ये अधिकारी कर्मचारी बेहतर कार्य संस्कृति के फैलने फूलने की आधार तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।